प्यारे बच्चों, हरियाणा एजुसेट टेलीकास्ट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल के अध्याय 15 माँ को पत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के इस प्रसारण से विद्यार्थी कक्षा 4 की सत्र की विभिन्न प्रकार की रचनाओं, कहानी, कविता, नाटक, निबंध को उपयुक्त उतार चढ़ाव, शुद्धता एवं उचित प्रवाह के साथ पढ़ सकते हैं। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की रचनाओं, कहानी, कविता, नाटक, निबंध पर आधारित प्रश्नों के जवाब 4 से 5 वाक्यों में लिखित में दे सकते हैं। विद्यार्थी संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, क्रिया, विशेषण, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, अनुस्वार, अनुनासिक का अर्थ समझ सकते हैं और वाक्य पाठ में इनकी पहचान करके बता सकते हैं। विद्यार्थी पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, योजक चिन्ह इन विराम चिन्हों को पहचान सकते हैं और इनका लेखन में प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल के अध्याय 15 माँ को पत्र के बारे में। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि आप अपने संदेश, मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे भेज सकते हैं? सोचिए वे कौन कौन से साधन हैं जिनसे आप अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। शाबाश बच्चों, आपने सही पहचाना। हम अपने संदेश को कंप्यूटर या मोबाइल से व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेज सकते हैं। अच्छा बच्चों, क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाने वाले व्हाट्सएप, ईमेल या ट्विटर जैसे आधुनिक संदेश वाहक नहीं थे, तो हम अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचाते थे? शाबाश बच्चों, सोचिए। बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आधुनिक युग में प्रयोग किए जाने वाले व्हाट्सएप, ईमेल या ट्विटर जैसे संदेशवाहक नहीं होने पर पत्रों का सहारा लिया जाता था। अच्छा बच्चों, क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कि पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचाया जाता था? शाबाश बच्चों, आपने सही पहचाना। इन पत्रों को डाकघर के लेटर बॉक्स में डालने के बाद डाकिये की सहायता से सही पते पर इन पत्रों को पहुंचाया जाता था। क्या आपको पता है, पुराने समय में पत्रों को कबूतरों के माध्यम से भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी कविता भी पत्र के ऊपर ही रचित है। तो प्यारे बच्चों, कविता गायन से पहले चलो हम कविता के सार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
प्यारे बच्चों, इस कविता में एक माँ अपने बच्चे को घर पर छोड़कर अपनी माँ से मिलने चली जाती है। अभी माँ को गए हुए 2 ही दिन हुए हैं कि बेटे को अपनी माँ की बहुत याद आने लगती है। इसलिए बेटा अपनी माँ को याद करते हुए उसे एक पत्र के माध्यम से अपना हाल चाल बताता है। बेटा अपनी माँ को पत्र के माध्यम से चरण स्पर्श करते हुए घर पर सकुशल होने की सूचना देता है। वह पत्र में बताता है कि उसे अपनी माँ के बिना कोई भी बात अच्छी नहीं लगती और उसे उसकी बहुत याद आती है। वह भोजन करता है, लेकिन माँ के बिना भोजन खाने में भी उसे आनंद नहीं मिलता। वह अपनी माँ को बताता है कि उसे घर पर कोई कष्ट नहीं है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं है। परिवार के सभी सदस्य उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी उसे उसकी बहुत याद आती है। वह अपनी माँ की बात को याद करते हुए कहता है कि आपने परसों आने को कहा था और मेरे लिए बहुत सारी वस्तुएं लाने को भी कहा था, लेकिन व्याकुल मन से बेटा अपनी माँ को उसके लिए बिना कोई वस्तु लाए पहली गाड़ी से आने का आग्रह करता है। बेटे को संदेह होता है कि उसकी माताजी को वापस आने पर उसकी नानी उसकी माताजी को रोक सकती है। इसलिए वह पत्र के माध्यम से अपनी माताजी को सूचित करता है कि नानी आपको रोके तो उन्हें यह पत्र दिखा देना, अथवा उन्हें भी आप अपने साथ ले आना। मैं आपके लिए दरवाजे पर ही इंतजार करूंगा। तो प्यारे बच्चों, यह था हमारी सुंदर कविता का सार। अब हम सब मिलकर केशव प्रसाद पाठक द्वारा रचित इस कविता का गायन करते हुए साथ ही सरलार्थ करेंगे। पूजनीय माता जी के चरणों में बहू तेरा, करता है प्रणाम प्यारा यह बेटा तेरा। बाबूजी हम लोग सभी हैं कुशल यहाँ पर, आशा है अच्छे होंगे सब लोग वहाँ पर। इसका सरलार्थ होगा कि इसमें कवि अपनी माँ को याद करते हुए कहता है कि माँ, यह तेरा प्यारा बेटा अपनी पूजनीय माताजी के चरणों में प्रणाम करता है। बेटा अपनी माँ को परिवार का हाल बताते हुए लिखता है कि पिताजी और हम सब यहाँ पर सकुशल हैं। आशा है कि आप सभी ननिहाल में अच्छे और खुश होंगे। अगली पंक्तियों में, नानी के घर गई अभी माँ तुम परसों से, पर ऐसा लगता न मिली हो बरसों से। बिना तुम्हारे यहाँ न कोई बात सुहाती, क्या जाने क्यों तेरी सुधी है मुझको आती। इन पंक्तियों में बेटा वियोग से व्याकुल होकर अपनी माँ से कहता है कि हे माँ, तुम परसों ही नानी के घर गई हो, किंतु
ऐसा लगता है कि जैसे तुम वर्षों से मुझसे नहीं मिली हो। तुम्हारे बिना हमें यहाँ कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। पता नहीं मुझे आपकी याद क्यों आती है। अग्रिम पंक्तियों में, जब कपड़े उतार भोजन करने जाता हूँ और वहाँ पर नहीं तुझे बैठा पाता हूँ, क्या जाने क्यों नहीं मुझे भोजन भाता है। खाता तो हूँ पर नए स्वाद उसमें आता है। इन पंक्तियों में बालक अपनी माँ को याद करते हुए कहता है कि हे माँ, मैं जब भी कपड़े उतारकर भोजन करने जाता हूँ तो वहाँ आपको बैठा हुआ नहीं देखता, जिससे मेरा मन व्याकुल हो उठता है। पता नहीं मुझे भोजन अच्छा क्यों नहीं लगता। मैं भोजन तो खाता हूँ किंतु उसमें कोई स्वाद नहीं आता। तो अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। यह न समझना मुझे कष्ट देता है कोई, या मेरी सुधि नहीं यहाँ लेता है कोई। पर माँ, मैं तो नहीं भूल पाता हूँ तुझको। क्या जाने क्यों तेरी सुधि आती है मुझको। इन पंक्तियों में बेटा अपनी माँ को याद करते हुए कहता है कि हे माँ, आप यह मत समझना कि मुझे यहाँ कोई कष्ट देता है या मुझे यहाँ कोई हानि पहुँचाता है, मुझे यहाँ कोई दुख देता है, अथवा यहाँ मुझे कोई नहीं पूछता। परंतु माँ, मैं तुझको भूल नहीं पाता। पता नहीं मुझे तुम्हारी याद क्यों आती है। अगली पंक्तियों में कवि कहता है कि माँ, तू तो कहती थी मैं परसों आऊंगी, तेरे लिए न जाने मैं क्या क्या लाऊंगी। अच्छा माँ, मैं कहता हूँ तू कुछ मत लाना, पर पहली गाड़ी से अब वापस आ जाना। इन पंक्तियों में बेटा अपनी माँ को याद करते हुए लिखता है कि हे माँ, तू तो परसों आने की कह रही थी, यह भी कह रही थी कि मेरे लिए आप बहुत सारी वस्तुएं लेके आएंगी, बहुत सारे खिलौने लेके आएंगी। किंतु माँ, मेरे लिए चाहे कुछ मत लेकर आना, लेकिन पहली गाड़ी से वापस घर आ जाना। अब अंतिम पंक्तियों में, नानी रोके अगर उसे यह पत्र दिखाना, या अपने ही साथ उसे भी लेती आना। तेरा स्वागत करने को मैं खड़ा रहूँगा, बाट देखता यहीं द्वार पर अड़ा रहूँगा। एक बार फिर याद दिलाता हूँ माँ तुझको, आ जाना तू अगर प्यार करती है मुझको। कवि द्वारा मातृवियोग में कही गई इन पंक्तियों में बालक को डर है कि उसकी नानी जी उसकी माता जी को आने से रोक सकती हैं। इसीलिए बालक पत्र में आगे लिखता है कि हे माँ, अगर मेरी नानी आपको रोके तो उन्हें यह पत्र दिखा देना, अथवा उन्हें भी अपने साथ लेते हुए आना। मैं आपका स्वागत करने के लिए खड़ा रहूँगा। मैं राह देखता हुआ
दरवाजे पर ही खड़ा रहूँगा। हे माँ, मैं आपको एक बार फिर याद करवाता हूँ कि यदि मुझसे आप प्यार करती हो तो आप अवश्य ही आ जाना। प्यारे बच्चों, आइए सरलार्थ के बाद अब कविता में आए हुए कुछ शब्दों के अर्थ जानते हैं। कष्ट, तकलीफ, कुशल, ठीक ठाक, चरण, पैर, पूजनीय या पूज्य, पूजा करने के योग्य, द्वार, दरवाजा, प्रणाम, नमस्कार, सुधी, याद, सुहाती, अच्छी लगती। अब हम कविता से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पत्र किसने किसको लिखा है? इसका उत्तर होगा, यह पत्र बेटे ने अपनी माँ को लिखा है जो उसकी नानी के घर गई हुई थी। अगला प्रश्न है, बालक को अपनी माँ की याद क्यों आ रही है? इसका उत्तर होगा, बालक की माँ उसकी नानी के घर जाने के कारण उसके साथ नहीं है, इसलिए बालक को उसकी याद आ रही है। अगला प्रश्न है, बालक को खिलौनों से ज़्यादा माँ की फिक्र है। इस बात का पता किन पंक्तियों से चलता है? इसका उत्तर होगा, अच्छा माँ, मैं कहता हूँ तू कुछ मत लाना, पर पहली गाड़ी से वापस आ जाना। महत्वपूर्ण प्रश्नों के बाद अब आपकी बात। जब आपकी माँ आपको छोड़कर कहीं चली जाती है तब आपको कैसा लगता है? उत्तर, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें माँ की बहुत याद आती है। मेहमान के आने पर आप उनका स्वागत कैसे करते हैं? उत्तर होगा, हम मेहमानों का स्वागत हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हुए करते हैं। नानी रोके अगर उसे यह पत्र दिखाना, क्या नानी ने माँ को वापस आते समय रोका होगा? माँ ने नानी को क्या कहा होगा? इसका उत्तर होगा, हाँ, नानी ने माँ को वापस आते समय रोका होगा। माँ ने नानी को कहा होगा कि घर में बेटा चिंता कर रहा होगा, उसे अवश्य ही जाना है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कविता से आगे। माँ बेटे को अपने साथ क्यों नहीं ले गई होंगी? सोचकर बताएं। इसका उत्तर होगा, बेटा स्कूल जाता होगा और उसकी छुट्टियां नहीं होंगी, इसीलिए माँ अपने बेटे को साथ लेकर नहीं गई। माँ अपने बेटे को छोड़कर अपनी माँ से मिलने चली गई। माँ को ऐसा क्या काम हुआ होगा जिसके कारण उसे जाना पड़ा? इसका उत्तर होगा, माँ की तबीयत खराब हो गई होगी,
इसीलिए माँ अपने बेटे को छोड़कर अपनी माँ के पास चली गई। भाषा की बात। पढ़ें, समझें और लिखें। पूजनीय। माता जी के चरणों में बहु तेरा। पूजनीय, पूजा करने योग्य। विचारणीय, विचार करने योग्य। आदरणीय, आदर करने योग्य। पठनीय, पढ़ने योग्य। दर्शनीय, देखने योग्य। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की सुंदर कविता माँ को पत्र, जिसके रचयिता थे केशव प्रसाद पाठक। अब कविता के माध्यम से कविता में आई हुई कुछ दक्षताओं को जानेंगे। पहली दक्षता है संज्ञा। किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहती हैं। जैसे पशु, सुंदरता, व्यथा, मोहन, दिल्ली, मारना आदि। संज्ञा के 5 प्रकार हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। प्यारे बच्चों, आप वीडियो को रोककर यह अभ्यास पत्र अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं। इसके अंतर्गत मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि शब्द आते हैं। प्यारे बच्चों, आप वीडियो को रोककर यह अभ्यास पत्र अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। अगली दक्षता है लिंग। संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव की जाति, स्त्री या पुरुष का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग के 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। प्यारे बच्चों, आप वीडियो को रोककर यह अभ्यास पत्र अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। वचन। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु के संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तकें, घोड़ा, घोड़े, लड़का, लड़के आदि। वचन के 2 भेद हैं, एक वचन, बहुवचन। प्यारे बच्चों, आप वीडियो को रोककर यह अभ्यास पत्र अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। क्रिया। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे रोया, खा रहा, जाएगा आदि। क्रिया के मुख्यतः 2 प्रकार हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। प्यारे बच्चों, आप वीडियो को रोककर यह अभ्यास पत्र अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। अगली दक्षता है विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम
शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 प्रकार हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण व सार्वनामिक विशेषण। प्यारे बच्चों, आप वीडियो को रोककर यह अभ्यास पत्र अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। हमारी अगली दक्षता है काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय के बारे में पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 प्रकार हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। प्यारे बच्चों, आप वीडियो को रोककर यह अभ्यास पत्र अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। उपसर्ग। उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। उप अर्थात समीप और सर्ग सृष्टि करना। इसका अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। उदाहरण के लिए प्रहार, प्रहार। हार शब्द का अर्थ है पराजय, परंतु इसी शब्द के आगे प्र शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द बनेगा प्रहार, प्र जमा हार, जिसका अर्थ है चोट करना। अन्य उदाहरणों में आहार, आहार, आ जोड़ने से आहार अर्थात भोजन। संहार, संहार अर्थात विनाश। प्यारे बच्चों, आप वीडियो को रोककर यह अभ्यास पत्र अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। अगली दक्षता है प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रति, अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। जैसे समाज, इक, सामाजिक। सुगंध, इत, सुगंधित। भूलना, अक्कड़, भुलक्कड़। मीठा, आस, मिठास। लोहा, आर, लुहार। नाटक, कार, नाटककार। प्यारे बच्चों, आप वीडियो को रोककर यह अभ्यास पत्र अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह थी हमारी आज की सुंदर कविता जिसके रचयिता थे केशव प्रसाद पाठक। हम उम्मीद करते हैं आपको यह कविता बहुत पसंद आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।